नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। उसमें अपन ने देखा था कि अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ रही थी वो अपन ने लिखा था कि ई मैग्नीट्यूड में कह रहे थे ई अक्षीय के इक्वल अपन 2kp अपॉन में आर क्यूब कहेंगे, ठीक है। और फिर मैंने ई अक्षीय देखो आपको तीन ग्राफ मैंने बताए थे। कई बार ऐसा ग्राफ इनके बीच बूझ लेता है, कई बार आपके पास 1/r² होता है, कई बार अपन 1/r³ होता है। केवल इस ग्राफ में क्या होता है, इनके झुकाव का फर्क होता है, ठीक है ना। वो अपन झुकाव के बारे में तीनों के संबंधित अलग अलग जो ग्राफ है वो अपन ने लास्ट में देख लिए, ठीक है। अब देखो आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और वो अपन देखो 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है अभी, ठीक है। नाम से क्वेश्चन था, देखो अपन ये कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा तो अपन ने पढ़ ली थी। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा या इसको अनुप्रस्थ रेखा से भी करने की बात है। अनुप्रस्थ रेखा कहें या इसको विषुवृत्तीय रेखापन कर दें। विषुवृत्तीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। 2015 में आया था अभी, और ये भी देखो 4 अंक का क्वेश्चन था। यहाँ भी अपन देखो विद्युत द्विध्रुव जो अपन अपनी हेडिंग से देखो विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कर सकते हैं। क्या परिभाषा दी थी विद्युत द्विध्रुव की? अपन ने कहा था कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे स्थित होते हैं। दूसरे आप क्या कह रहे थे, विद्युत द्विध्रुव कह रहे थे। जैसे देखो ये कहा था ये -q आवेश, ये +q आवेश, और दोनों दो कितनी दूरी पे स्थित होते हैं, 2a दूरी पे स्थित होते हैं, यही कहा था। तो ये 2a दूरी पे स्थित होते हैं, तो ये जो निकाय बनता है वो निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। रही बात देखो निरक्षीय रेखा की, तो देखो निरक्षीय रेखा अपन किसे कहेंगे, तो अक्षीय रेखा कल आप किसे कह रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव के जो आवेश हैं, आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। अक्षीय रेखा का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। और अक्षीय रेखा के लंबवत और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली, देखो अक्षीय रेखा की तो लंबवत होनी चाहिए कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। साथ में ये भी विशेष बात होनी चाहिए कि वो इसके केंद्र से गुजरेंगे, तो केंद्र से गुजरेंगे तो वो क्या कहलाएंगी, निरक्षीय रेखा कहलाएंगे। कई बार देखो अनुप्रस्थ रेखा के रूप में नाम दे देता है। एक वैसे हमें देखो आपको क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है जिसमें अनुदैर्ध्य रेखा और अनुप्रस्थ रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात पूछ रखा है। एक यहाँ से एग्जाम में देखो विषुवृत्त रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कई बार निरक्षीय न देकर विषुवृत्त रेखा कह सकते हैं या इक्वेटोरियल लाइन से बन कर दे, तो उस रेखा के कारण अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वही बात विशेष पॉइंट याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो तीव्रता में याद रखो कि E के बराबर क्या होगा, kq में r² मैग्नीट्यूड में। इसके अकॉर्डिंग अपन लोग ये व्यंजक है वो प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो वो अपन देखो यहाँ भी देखो बात वही अपन कह रहे हैं कि देखो सपोज करो कि ये अपन मान रहे हैं कि ऋण आवेश है, ये अपन कह रहे हैं धन आवेश है, और दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा होगी, अक्षीय रेखा होगी। कि अपन ये कहते हैं AB, तो यहाँ अपन लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि माना कि AB है कि विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर ऋणावेश एवं B बिंदु पर धन आवेश उपस्थित है।
ठीक है। ए बिंदु पे देखो ऋणावेश माना, बी पे क्या मान लिया, धनावेश। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की अत्यल्प दूरी लिख देंगे, अत्यल्प दूरी 2a है, कह सकते हैं। अब देखो अत्यल्प दूरी अपन ये कहते हैं, दोनों के बीच की दूरी अत्यल्प है, वो अपन क्या मान लेंगे, 2a कह देंगे। ये हुआ। जिसका अपन यदि केंद्र बिंदु कहेंगे तो केंद्र बिंदु क्या कह देंगे, O कह देंगे। अब अपने को पता है निरक्षीय रेखा की परिभाषा आपने क्या कही है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा, तो O से अपन ये मान लेंगे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या है, P है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कि P पॉइंट के ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अपन ज्ञात करना चाहेंगे, तो वो अपन P पॉइंट मान लेंगे कि स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहें। तो ये कोण क्या हो गया, 90-90, और ये इसका केंद्र बना, तो ये दूरी बता सकते हैं कितनी होगी भी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, 2a, तो इसका मिड पॉइंट है, तो ये अपन क्या कहते हैं, स्मॉल a, और ये दूरी भी क्या होगी, स्मॉल a ही हो जाएंगी, यही होगा। अब अपने को देखो यहाँ पे निकालना है कि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी। तो देखो अपन ये लिख देते हैं यहाँ पे, देखो इस ऋणावेश के कारण P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या मैं कहूँ इस धनावेश के कारण P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो यही होता क्या, इस धनावेश के कारण P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो E1 होती है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अपन कर देते हैं। अब E1 की यहाँ पे दिशा देखो, तो E1 की दिशा यदि अपन देते हैं तो यहाँ पे क्या होता, E1 की दिशा देंगे तो हमेशा धनावेश से बल रेखा क्या होती है, निकलती है, तो निकलेंगे तो ये हो गई क्या, निकलने का निशान अपन ये कर देंगे। ठीक है, और ये अपन कोण है वो कितना मान लेंगे, थीटा कोण मान लेंगे। दूसरी बात, ऋणावेश, तो ऋणावेश की P बिंदु से दूरी देख लो, ऋणावेश है वो अपन P पॉइंट से अपन देखो ये कहेंगे, तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 वेक्टर होगी। अब E2 का मान देखो यहाँ पे डायरेक्शन दे, तो देखो ऋणावेश में हमेशा बल रेखा क्या करती है, प्रवेश करती है, तो ऋणावेश में प्रवेश करें तो ये हो गई। ठीक है, अब अपन देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि एक तो FP निकालेंगे और एक दूसरा क्या निकालेंगे, BP का मान निकालेंगे। देखो ये कह दें कि OA का मान है वो कितना है, स्मॉल a, और इक्वल क्या है, OB है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, OP का मान अपन कितना कर रहे हैं, स्मॉल r कर रहे हैं नहीं कर रहे। और अपन देखो 10th क्लास में पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुदिश यदि अपन निकालना चाहें तो दो त्रिभुज बन गए भी, त्रिभुज BOP में देख लें, समकोण त्रिभुज लिख दूं कि समकोण त्रिभुज BOP, तो BOP में देखें, और एक अपन मैं लिख देता कि समकोण त्रिभुज, और वो त्रिभुज क्या हो गया, AOP हो गया। दोनों की एक ही बात है भी कि देखो इस वाले त्रिभुज से अपन किसका मान निकाल देंगे, BP का, और इस वाले त्रिभुज से किसका मान निकाल देंगे, FP का मान निकाल देंगे। देखो मैंने जब फिजिक्स में बात बताई है कि एक ही भुजा के ऊपर अपन फिजिक्स में किसी भी डायग्राम के ऊपर दो कोण यदि अंकित कर दें तो वो आपके पास हमेशा इसका क्या बनेगा, आधार बन गया। क्या त्रिभुज किसकी बात कर रहा हूँ, BOP की बात कर रहा हूँ। ये अपने को बताया निरक्षीय रेखा है तो ये लंबवत है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और लंब के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होता है। और इन तीनों में अपन संबंध जानते हैं, क्या संबंध जानते हैं कि अपन ये कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का मान देखो कितना हुआ अभी, कर्ण का जो मान है वो BP स्क्वायर हो गया। क्या आधार का मान क्या हो गया, OP अपन कर दें, या OB अपन OB का स्क्वायर हो गया, और लंब यहाँ पे क्या है, OP, इसका स्क्वायर कर दें। अब इनके मान है आपके पास, देखो BP स्क्वायर बराबर क्या हो गया, OP का मान देखो यहाँ पे कितना है, OB का मान अपन स्मॉल a कर रहे हैं, इसका स्क्वायर, और इसका मान कितना करें, R, तो R का स्क्वायर, तो BP स्क्वायर बराबर कितना हो गया, BP यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगा दें अपन, अंडर कर दें। क्या यही वाक्य देखो, त्रिभुज अपन कौन सा करें, BOP की बात की है, BOP में अपन ने BP का मान ये निकाल लिया। ठीक है, अब ऐसे ही मैं देखो इस वाले त्रिभुज से देख लो, त्रिभुज कौन सा ले,
त्रिभुज अपन ये कह देते हैं ओ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एओपी में। और एओपी में अपन यदि कहते हैं तो देखो इस वाले त्रिभुज में देखो वही काम करना है कि इस त्रिभुज में कर्ण का काम कौन कर रहा है, एपी कर रहा है। आधार यहाँ पे क्या है, ओए है, आधार है वो क्या है, ओए है। और लंब जो आपके पास है, लंब की बात कर रहे हैं, वही यहाँ पे क्या है, ओपी है। ठीक है, ओए का मान है वो अपन जानते हैं स्मॉल ए, और ओपी का मान क्या है, स्मॉल आर है। यही हुआ क्या, तो वही काम करना, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या कर दोगे, कर्ण स्क्वायर के बराबर यदि आप वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगी भी, आधार स्क्वायर प्लस क्या हुआ, लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण स्क्वायर के बराबर यहां पे मान कितना होगा, आधार का मान देखो कितना है अभी। इस वाले त्रिभुज में आधार देखें तो ओ ए है, तो ओ ए का मान यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर दूसरा देखो यहां से अपन मान निकालते हैं दूसरी स्थिति, तो लंब का मान कितना, आर स्क्वायर। वही देखो कर्ण का मान कितना है, जो अपन कह रहे हैं यहाँ पे एपी है इस वाले त्रिभुज में, तो एपी स्क्वायर के बराबर हो गया। और एपी स्क्वायर के बराबर यदि अपन मान निकालेंगे तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। यहां से स्क्वायर हटा दे तो इस पे क्या लग गया, अभी स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो एपी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एपी के बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से देखो अपन ने इन दोनों त्रिभुजों से समकोण त्रिभुज की जो बात की है वो अपन ये कह देंगे कि द्विध्रुव का जो बिंदु P जिसके ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं और वो ऋणावेशों से उनकी दूरियां हैं वो अपन ने ज्ञात कर ली है। और ऋणावेशों से अपन ने जो दूरियां ज्ञात की है वो मैं एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो बीपी का मान आपने कितना कहा, ये देखो ये रहा कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एपी का मान कितना है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही एपी का मान है। दोनों मान है वो एक बार यहाँ पे रख देता हूं। ठीक है, यहां तक एक बार देखना रखो कि केवल मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी मैंने ये कहा एफ बी एक द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पे ऋणावेश और बी पे क्या धनावेश, दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे, अत्यल्प पे 2a दूरी पे स्थित है। ठीक है, और ये कह रहा हूं कि जो एफ बी है वो अक्षीय रेखा है, ओ इसका केंद्र है और केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पे स्थित कोई बिंदु क्या है, पी है, जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो देखो धनावेश से दूरी देख ली, ऋणावेश से दूरियां देख ली, अपन ने ये बता दी। अब देखो उसके बाद की बात मैं कह रहा हूं, देखो ये कह रहा हूं माइनस क्यू आवेश या पहले प्लस क्यू आवेश ले लेता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वो यदि मैं कहता देखो E1 वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तीव्रता हमेशा क्या होती है, वेक्टर फॉर्म ही है भी, तो वेक्टर फॉर्म में अपन यदि तीव्रता यदि यहाँ पे मैं कहता तो देखो क्या होती, देखो धन आवेश है तो अपने को पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये आर कैप होता है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कैप वो दिशा बताती है, अपने को ये भी पता है। अब यहां देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर है भी, तो ये क्या हो गया, के आवेश है वो कैसे है, प्लस क्यू आवेश अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब रही बात दिशा की, दिशा बोलो तो क्या हो गई यहाँ पे, बी से पी की ओर हो गई क्या दिशा, तो बी से पी की ओर दिशा बता दें। अब दिशा देखो अपन यहाँ आर स्क्वायर की जगह आर, यहाँ पे देखो अपने को पता है दूरी कौन सी है, धनावेश की, यहां से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तो वो आर स्क्वायर की जगह दूरी क्या लेंगे, बीपी स्क्वायर लेंगे, और दिशा मैंने बी से पी की ओर कर दी। ठीक है, अब देखो E1 वेक्टर के इक्वल क्या हो गया अभी, के क्यू बीपी, तो बीपी का मान लगा दो भी, वो रहा देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पे भी क्या हो गया, देखो स्क्वायर हो गया क्या। अब दिशा में कह रहा हूं बी से पी की ओर, दिशा यहां तक चल रही है भी। अब देखो मैं यहां से दिशा वाला मीटर हटा ही देता हूं, दिशा वाला मीटर हटाने से देखो यहां आपके पास ये होगा E1 का यदि मैं मैग्नीट्यूड लेता तो ये क्या होता है, के क्यू, और ये देखो अंडर रूट है, स्क्वायर है, अपने को पता है देखो अंडर रूट एक्स है, इसके ऊपर स्क्वायर होता है, तो देखो अंडर रूट को
अपन ये लिखते हैं कि रूट एक्स है, इसको ये लिख देंगे 1/2 घात, और ये स्क्वायर है ही अपने पास। ठीक है, घात के ऊपर घातें होती है तो अपन क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बटा एक्स है, अब एक्स के ऊपर घात अपन 2/2 लिख देंगे तो ये क्या हो गई, एक्स ही आ गया क्या। तो वैसा ही मैं इसको लिख रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ। ठीक है, ये स्थिति अपन बता देंगे। अब देखो दूसरी स्थिति, यहां से मैं दूसरा ये लेता माइनस क्यू आवेश, यहां देखना भी कहीं है वो यही इसी पॉइंट पे गलती हो रही है अपने से, कि अपन ये कह देंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो क्या बनेगी, देखो वेक्टर फॉर्म में कहूंगा अभी, E2 वेक्टर के आवेश कैसा है माइनस क्यू, दूरी कितनी है भी इसकी, एक पी का स्क्वायर, और दिशा क्या होगी पी से एक की ओर। वेक्टर फॉर्म में यहां मैं कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि देखो अपन यहां वेक्टर फॉर्म की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, E2 वेक्टर के माइनस क्यू ए पी स्क्वायर, और दिशा क्या है पी से एक की ओर। क्यों है कि ऋणावेश में बलरेखा हमेशा क्या करती है, प्रवेश करती है, वो स्थिति होगी। अब वो देखो E2 वेक्टर माइनस के क्यू हो गया, एपी का मान कितना है, एपी का जो मान है वो कितना है, एपी का जो मान हुआ वो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस पे रूट हो गया, रूट पे भी स्क्वायर हो गया, और ये दिशा क्या हो गई पी से एक की ओर। यही बनी क्या, यहां वही बात जो अपन एक्स वाली बात की है, तो यहां के पास क्या हो गया माइनस के क्यू, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डायरेक्शन यहां भी क्या लिखोगे पी से ए की ओर। अब इस दिशा वाली बात को फिर मैं हटाऊंगा तो इसका क्या लेंगे अपन, मैग्नीट्यूड लेंगे, और वो मैग्नीट्यूड लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो मैग्नीट्यूड जैसे ही अपन यदि लेते हैं, देखो यहाँ पे ऋणावेश के कारण कह रहे हैं, आवेश जैसा था मैंने वैसा आवेश रखा है, दिशा मैंने बता दी है, और ये आपके पास स्थिति आ गई है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं मैं, तो E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया माइनस के, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये स्थिति आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो गया क्या, इसको अपन ये कह देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब वापस से देख लो, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये है, और धनावेश के कारण जो अपन धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता वो E1 ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड में, और ऋणावेश के कारण जो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं मैग्नीट्यूड। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो आपके पास क्या है भी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो बराबर है क्या, राइट हैंड साइड है वो दोनों की आपस में बराबर है, और जैसे ही अपन ये बराबर कह रहे हैं इसका मतलब ये हो गया क्या, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो गया। E1 और E2 का जो अपन मैग्नीट्यूड है वो अपन आपस में क्या कर रहे हैं, जो परिमाण अपन कह रहे हैं वो अपन बराबर कर रहे हैं, और ये स्थिति आपके पास ही आ गई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, ये मान आ गया क्या। अब अपने को पता है कि किसी भी भौतिक राशि के यदि मैग्नीट्यूड आपके पास समान आ जाए और दिशा यदि भिन्न भिन्न आ जाए, दिशा देखो अक्षीय रेखा में तो देखो अक्षीय रेखा में धनावेश के कारण उधर जा रही थी, ऋणावेश के कारण बलरेखा इधर आ रही थी, ऐसी स्थिति बनी या नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ आपके पास क्या है, देखो धनावेश में के कारण निकल रहे हैं तो ये स्थिति आ गई, और ऋणावेश के कारण ये आ गई। अब अपने को पता है इनका परिणामी चाहिए अपने को, तो वही बात कि दो सदिश पी और क्यू होते हैं, उनका परिणामी आर होता है, उनके बीच में कौन थीटा होता है, तो वहां से अपन निकाल सकते हैं। या मैं यहाँ पे भी और थीटा यदि लेता, ये कौन भी थीटा कह देता, ये भी थीटा, तो उस स्थिति से भी अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमने कहा देखो अपन यहाँ पे E1 और E2 का जैसे मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो अपने को पता चल जाता है कि फिजिक्स ये कहते हैं कि यदि मैग्नीट्यूड यदि बराबर है उनका तो इसके अपन कंपोनेंट घटक वो लेने पड़ेंगे। तो कंपोनेंट घटक होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसके अपन कंपोनेंट घटक लेंगे तो अपने को पता है परिणामी सदिश की बात करनी है, तो देखो ये अपन P पॉइंट कह रहे हैं और वो परिणामी पॉइंट वो मैं ये कह देता, ये मान लो कि इनका परिणामी E होता। ठीक है, अब E1 है आपको अपन दो, ये एक तरह से देखें इसको आगे की ओर यूं बढ़ा देता, तो एक तरह से देखें तो ये लाइन है क्या, वो अक्षीय लाइन ही है क्या, देखना देखो ये अक्षीय लाइन ही है क्या, और अक्षीय लाइन में ये अक्षीय लाइन है तो ये रेखा हुआ ऋणावेश वाली है, तो ऋणावेश वाली इसके साथ कितना कोण बनाती है, थीटा,
और ये आपके धनावेश वाली लाइन है क्या, तो ये भी कितना बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी, ठीक है ना। और ये भी मतलब पूरी रेखा यदि आप क्या निरक्षीय रेखा को आगे बढ़ाता तो यही होती क्या, वो निरक्षीय रेखा वाली लाइन, ठीक है। और ये पूरा कोण अपने को पता कितना है भाई, 90 डिग्री है या नहीं है। अब अपने को देखो ये पूरा कोण है वो अपने को पता 90 डिग्री है, तो देखो इसके बने यहाँ पे E1 का इसकी ओर घटक लेना चाह रहा हूं मैं, देखना E1 का ये लाइन ये है आपके पास E1 और इसका अपन इसकी ओर घटक, ये कोण आपके पास थीटा है, तो ये अपन यदि घटक लेंगे तो आधार की ओर घटक हो गया अभी। अब अन्यथा इसका रीजन देख लो कि आधार की ओर घटक वैसे तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि E1 cos ऑफ थीटा आएगा, लेकिन इसका रीजन देखो कैसे आएगा। इसका रीजन देखना, एक लंब डाल दो, इस पॉइंट से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री, ये आपके पास क्या हो गया अभी, आधार हो गया क्या, और आधार हो गया तो इसका मतलब ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, करण। तो आधार बटे करण किसका मान होता है, कोस थीटा का, ठीक है। तो आधार का मान अपने को ज्ञात करना है, करण का मान अपने को ज्ञात है, तो ये क्या आ गया, कोस ऑफ थीटा। तो आधार का मान कितना आ गया, E1 कोस ऑफ थीटा हो गया क्या, ये स्थिति आएगी नहीं आएगी। तो मैं ये कह दूं क्या, E1 का इस भुजा के अनुदिश जो घटक आएगा वो क्या आएगा, E1 कोस ऑफ थीटा, ये आएगा। ऐसे ही मैं देखो यहाँ इसके अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन है, E2 का इसके अनुदिश यदि घटक लेता तो वो क्या था, E2 कोस ऑफ थीटा आएगा या नहीं आएगा। स्थिति देखना, E2 कोस ऑफ थीटा आएगा या नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि वही काम होगा, यहाँ से इसके ऊपर एक लंब डाल दो तो ये आधार बनेगा, आधार की ओर घटक ये आ जाएगा। अब दूसरी बात देखो, इसका इसके अनुदिश घटक कर निकालोगे, वही काम करना है, यहाँ से लंब डालना है। और वैसे भी देखो ये लंबवत रेखा है, लंब के अनुदिश घटक क्या आते हैं इसके, लंब के अनुदिश यदि लंबवत घटक यदि आप निकालते हो तो साइन थीटा आएगा। उसका रीजन सुन लो कि तो आपके पास साइन थीटा क्यों आता है, तो वो आपके पास ये आएगा E1 कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब पूरा कोण ये 90 है उसमें से ये थीटा घटा दोगे तो ये कोण कितना रह गया अभी, 90 माइनस थीटा। और 90 भी आपको बताया कि कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो वहां अपन क्या लिख देंगे, साइन ऑफ थीटा लिख देंगे। इसका इसके अनुदिश घटक निकाल दो, इसका इसके अनुदिश घटक निकालोगे तो क्या आएगा, E2 साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अभी जो आपके पास इसके कंपोनेंट घटक है वो आपने ज्ञात कर लिए। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि E1 है कोस E1 साइन थीटा ऊपर की ओर है क्या, E2 साइन थीटा नीचे की ओर है क्या, दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण परस्पर क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे भी। और क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण आपको प्राप्त होता है, दोनों आपके पास है जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो आपके पास अपन कंपोनेंट घटक निकाल रहे हैं उनके योग के तुल्य होगा, उनके योग के तुल्य होगा। यहां मैं केवल परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका परिमाण निकाल रहा हूं, E परिमाण के बराबर मैं कह दूंगा E1 cos ऑफ थीटा प्लस क्या कह दूंगा E2 cos ऑफ थीटा, कह सकते हैं अपन, ठीक है। यहां केवल अपन परिमाण की बात की है, दिशा नहीं बता रहे हैं अभी तक। अब देखो दिशा की अपन यहां बंदों को ये कहेंगे, अब अपने को पता है E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में यहाँ पे क्या है, बराबर है, आपस में यहाँ क्या है भी बराबर है। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो ये लिख दूं क्या मैं E1 cos ऑफ थीटा, और ये क्या हो गया E1 का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, तो E के बराबर क्या हो गया, और ये आपके पास स्थिति बनेगी 2E1 cos ऑफ थीटा होगा या नहीं होगा, यही वैल्यू बनेगी आपके पास, ठीक है। अब E1 और E2 के मान आपके पास E1 का मान है तो वो अपन लगा देंगे, ठीक है। अपन लोगों यहाँ ये गलती कभी भी मत कर देना कि आपके पास ये गलती अपन लोग कर बैठते हैं कई बार, कि वो गलती क्या कर देते हैं, ये अपने को पता है ये सदिश फॉर्म है, अब सदिश आप लिख रहे हैं तो यहाँ ये आपके पास कंपोनेंट है वो अपन ये भी लिख देंगे, ठीक है, कोस ऑफ थीटा, और ये अपन ये कर देंगे E2 कोस ऑफ थीटा। यहाँ पे अपनी मर्जी से डायरेक्शन बता बैठते हैं, और डायरेक्शन बताते ही अपन अपने को यहाँ थोड़ी पता है कि डायरेक्शन आपके पास कौन सी दिशा में, वहां तो देखो अक्षीय रेखा में अपने को पता था E का मैग्नीट्यूड E2 से बड़ा था भी, यहाँ अपने को डायरेक्शन अभी तक अपन नहीं बता पा रहे हैं। कई बार अपन लोग ये कर बैठते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश है, जबकि ये दिशा इधर जा रही है, तो ये अपने को थोड़ी पता है कि अपन यहाँ पे दिशा किसके अनुदिश देना चाह रहे हैं, वो दिशा अपन नहीं यहाँ पे नहीं बता सकते किसी भी आदमी, ठीक है ना। यहाँ आपको केवल मैग्नीट्यूड ही बताना है, उसके बाद की बात अपन यहाँ पे देखो करेंगे। अब देखो ये कहेंगे कि आपके पास 2E1 का मान अपने पास है,
तो ये क्या हो गया के क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कोस और थीटा, मैग्नीट्यूड ही चल रहा है अभी। अब कोस थीटा का मान देखो, अपन कोई भी त्रिभुज लो, कि समकोण त्रिभुज अपन कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, दो त्रिभुज बने हुए हैं, बी ओपी ले, यहाँ पे त्रिभुज ये कह दे ए ओपी ले, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों से कोई भी स्थिति ले और उस स्थिति से इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये कहते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, ई मैग्नीट्यूड हो गया 2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, और कोस थीटा को क्या कर देंगे, आधार बटे करण कर देंगे, ठीक है। अब देखो आधार बटे करण यदि अपन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आधार का मान देखो इस त्रिभुज से क्या है, ए है। करण का मान बोलो इस त्रिभुज से क्या निकाला था आपने, एपी और बीपी के मान निकाल रखे हैं भी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके ऊपर कितनी घात, अंडरूट है तो अंडरूट ही लिख दो इस पर। ई का मैग्नीट्यूड देखना क्या हो गया 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके ऊपर एक घात कर दें क्या, ए हो गया, और इसके ऊपर कितनी घात कर दें, आधी घात कर दें अपन। अब देखो उसके बाद की बात, ये आपके पास एक घात है, ये कितनी घात है, आधी घात है, तो एक और आधे को जोड़ेंगे तो आधार समान घातें क्या होंगे, जुड़ जाएंगे भी। और जुड़ने के बाद देखो आपके पास यहां से क्या व्यंजक बनेगा, देखो स्थिति जो बनेगी वो स्थिति देखो आपके पास क्या बनेगी, यहां से ई का मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना हो गया 2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके ऊपर कितनी घात होगी 3/2 घात होगी, और ये ए चल रहा है, ये हुआ क्या, ई का मैग्नीट्यूड ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब देखो अपने कल ये भी कहा था कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यल्प है क्या, अत्यल्प होंगी, तो आर का मान मैं कहता कि बहुत ही बड़ा होता, किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो अपन ये भी कह देंगे कि आर स्क्वायर का मान और भी बड़ा प्राप्त होगा ए स्क्वायर की तुलना में, होगा नहीं होगा। ये स्थिति आपके पास जैसे ही बनेगी तो ये कह देंगे क्या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये आपके पास लगभग किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। जैसे ही अपन ये वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो गया 2 ए हो गया, यहां इसकी जगह अपन बोलो कितनी वैल्यू कह रहे हैं, आर स्क्वायर, कितनी घात है 3/2, ये हुआ क्या, आधार देखो घात के ऊपर घात, घात आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 2 से ये काट देंगे तो ये कितना हो गया, ई निरक्षीय का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो ये हो गया क्या 2 ए अपॉन में आर। बोले ये स्थिति बनी या नहीं बनी। अब देखो उसके बाद की बात अपन और करते हैं, उसके बाद वाली बात अपन यदि और करते हैं तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ई निरक्षीय जो आपके पास बना हुआ है वो ये स्थिति बन गई क्या, के अलग कर दूं, क्यू हो गया 2a हो गया अपॉन में ये क्या हो गया r³ हो गया क्या, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूं कि ये मान आपको बताया है कि किसका मान अभी p का है। कल अपन ने ये भी कहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या कहते हैं भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की जो दूरी होती है, एक तरह से उस दूरी को मैंने ये भी कहा था सदिश दूरी, और सदिश दूरी के गुणनफल का योग वो आपके पास कितना हो गया, ठीक है। सदिश दूरी का गुणनफल, योग नहीं भी, सदिश दूरी का गुणनफल, तो p के बराबर ये क्या हो गया q गुणा 2a है या नहीं है भी, ठीक है। तो ये मान देखो किसका हो गया p का, तो e आपके पास निरक्षीय की वैल्यू है वो कितनी होगी k, और ये p अपॉन में r³ होगी। अब यहां अगर अपने को पता चलता है, क्या पता चलता है, कहीं अपन देखो वहां पे दिशा न बताकर यहाँ के अपने को पता चलता है कि अपन ये तो मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, अब इसको वेक्टर फॉर्म में अपन कहेंगे तो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में देखो अपन यदि कहेंगे तो ये ई आपके पास क्या होगा वेक्टर होगा, और ये अपन क्या कर देंगे पी भी यहाँ पे क्या होती है सदिश राशि होती है, तो ये क्या हो गया पी वेक्टर लगा दोगे, ये अपन ये कर देंगे। अब देखो यहाँ अगर अपने को पता चलता है कि दोनों की डायरेक्शन तो डिफरेंट है, देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है क्या, तो वो क्या है धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, और जबकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है ऋणावेश से धनावेश होता है, तो देखो एक इधर आ रही है और दूसरी दिशा उधर जा रही है, एक दूसरे विपरीत आ गई क्या, और विपरीत आते ही अपन यहाँ पे क्या बताएंगे निशान वो माइनस कर देंगे। दिशा के लिए अपन ये कह सकते हैं कि ये आपके पास ये कह देंगे और माइनस निशान अपन बता सकते हैं, ठीक है। वो अपन दिशा वाली बात है एक। अब उसके बाद में देखो
ठीक है ना। अब यदि अपन देखो अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा दोनों के व्यंजक प्राप्त किए थे मैग्नीट्यूड में ही, अपन देखो कहते हैं कि अपन देखो कल ये प्राप्त किया था क्या, ई अक्षीय का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है 2kp अपॉन में आर क्यूब होता है क्या, यही था क्या, ठीक है। अब देखो और ई अक्षीय का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपने क्या प्राप्त किया है, आज देखो अपन ने ये प्राप्त किया, ठीक है। ये स्थिति अपन ने देखो लास्ट वाले मैग्नीट्यूड वाली स्थिति ये प्राप्त कर रखी है, ये सदिश रूप है भी, सदिश रूप में अपन ये कह देंगे। और माइनस निशान का रीजन क्या कह दिया कि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, धनावेश से ऋणावेश की ओर मेरी ओर है भी, और देखो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या है, ऋणावेश से धनावेश यूं आप इधर आपके पास दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऋणावेश बता दिया। अब देखो ई अक्षीय में और ई निरक्षीय में संबंध चाह रहे हैं अपन, तो दोनों में एक दूसरे में मैं भाग दे देता तो क्या बनता, ई अक्षीय होता और ये क्या होता, ई निरक्षीय होता, होगा या नहीं होगा। और ये आपके पास क्या होता 2kp अपॉन में आर क्यूब, और ये क्या होता kp अपॉन में ये भी आर क्यूब। तो ये देखो आपके पास ये पूरी राशि कटी जाती है, और यहाँ क्या हो गया 2/1 हो गया क्या। इसका मतलब ई अक्षीय का मैग्नीट्यूड है वो क्या है 2 गुना ई निरक्षीय का मैग्नीट्यूड है या नहीं अभी। तो ये अपन मैग्नीट्यूड में संबंध बता सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाली स्थिति का संबंध अपन बता देंगे कि ये स्थिति में जो संबंध बनेगा, ठीक है ना। तो ये अपने बड़े टॉपिक थे अपने अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा। एक बार और पढ़ के देखना भी, इस साल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे जो अक्षीय रेखा का क्वेश्चन बना दे चाहे निरक्षीय रेखा का क्वेश्चन कहें, क्योंकि 2012 और 2015 काफी डिफरेंस देखो दोनों के बीच में चल रहा है कि 2012 में एक क्वेश्चन आया है, फिर 2015 में आया हुआ है, उसके बाद से कोई क्वेश्चन नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है भी, ठीक है ना। तो वो अपन अच्छी तरह से आपको देखने हैं कि दोनों आपको एक बार अक्षीय और निरक्षीय दोनों को कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद आपको ये पढ़ना है कि ये टॉपिक अपन ने जो किया है वो आपके पास क्या व्यंजक अपन सही तरीके से समझ में आया नहीं आया। समझ में नहीं आए कोई बात, दोनों में अक्षीय और निरक्षीय में, तो दोनों को आप देखो यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाना है और उसके संबंधित जो समस्या है वो लिख देनी है। एक बार फिर आपको देखो दोबारा से बता देंगे कि अक्षीय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त हुई है, निरक्षीय के कारण कैसे प्राप्त हुई है। एक लास्ट टॉपिक और बचा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण अपन बल आवरण, बल एवं बल आवरण वाला टॉपिक जो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।